से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि बच्चों और मुझे पूरा भरोसा है सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया गया विशेष रूप से इंटर परीक्षा के लिए आप सभी के लिए रामबाण साबित हो रहा होगा। तो आज के जो क्वेश्चन का जो नेचर है ये एमसीक्यू का रूप ना होकर ये आपका नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये हुआ ये सारे आपके कुछ क्वेश्चन आपके लॉन्ग भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन के नेचर को समझना है और ये सारे वैसे क्वेश्चन को लिया गया जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आपके इस साल एग्जाम में आ सकते हैं। तो भरोसा बना के रखिए और आज के पहले क्वेश्चन भरोसा बना के रखिए और आप चीज़ों को देखते रहिए। पूरा भरोसा है कि आपके जो रिजल्ट आएंगे पॉजिटिव आएंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आज के पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका आंसर क्या देख लेते हैं। ब्रिटेन की कपास की ज़रूरत ने भारत की कृषि को एक नया मोड़ दिया। तात्पर्य ये था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल की पैदावार हो, अर्थात भारत इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चे माल का प्रदाता बने, क्योंकि ब्रिटेन के उभरते हुए कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल तथा निर्मित माल के लिए मंडियों की आवश्यकता थी। इसी ज़रूरत ने वणिक पूंजीवाद को व्यापार पूंजीवाद में परिवर्तित करने पर बल दिया। यह इस वर्ड को हमें थोड़ा सही से आप लिखिए, वणिक पूंजीवाद। वणिक पूंजीवाद यानी कहने का मतलब ये हुआ वणिक यानी शुरुआत में जो व्यापार थे वे आपके उतने लाभ के हिसाब से नहीं चल रहे थे, यानी लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, इंग्लैंड में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, यानी औद्योगिक क्रांति हो गई और उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगी। और आपको पता है कि वहाँ इंग्लैंड का दो जगह है, आपका लिवरपूल और मैनचेस्टर। वहाँ कपड़े उद्योग काफ़ी आगे बढ़ रहे थे और जिसके लिए क्या थी, कच्चे माल की ज़रूरत थी। और कच्चे माल आए कहाँ से, तो भारत से आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। इसी ज़रूरत ने वणिक पूंजीवाद को व्यापार पूंजीवाद में परिवर्तित करने पर बल दिया और औपनिवेशिक शोषक की पद्धति में परिवर्तन हो गया। 1813 का चार्टर एक्ट तथा 1833 के चार्टर एक्ट को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे आप दोनों अधिनियम को देख सकते हैं, 1813 और 1833 को देख सकते हैं। ब्रिटेन द्वारा अपनी योजना को सकारात्मक रूप देने के लिए कृषि साधनों के विकास के लिए भारत में ब्रिटेन से पूंजी का निवेश किया जाने लगा। आप समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि कच्चा माल उच्च कोटि का पैदा हो सके। यह पूंजी भारत की चाय, कॉफ़ी, नील और पटसन की कृषि में लगाई जाने लगी, क्योंकि सबकी मांग कहाँ थी, इंग्लैंड में। कहाँ मांग थी आपकी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 की क्रांति के प्रभाव पर प्रकाश डाली है, यानी 1857 की क्रांति जो समाप्त हो रही है, कौन कौन से उसमें रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। थ्रो लाइट ऑन द इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। आंसर देख लीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, ये तो सही है, यानी 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, उनके शासन का अंत हो रहा है। अब भारत का शासन इंग्लैंड के ताज ने ग्रहण कर लिया। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों के सीमा के विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। अब प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए फूट डालो एवं राज्य करो की नीति अपनाई। 1858 से लेकर 1858 तक अंग्रेज़ों ने हिंदू समर्थक एवं मुस्लिम विरोधी नीति अपनाई। 1872 ईस्वी के पश्चात इन्होंने मुस्लिम समर्थक एवं हिंदू विरोधी नीति अपनाई। यहाँ दो वर्ड लाइन हो गया, इसको थोड़ा एक बार कट कर लेंगे एक से। इस लाइन को आप कट कर दीजिएगा कि दो बार हो चुका है। ठीक, दो बार नहीं लिखने, आराम से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रॉलेट एक्ट पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रॉलेट एक्ट। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी को पहला तीव्र आघात रॉलेट एक्ट के माध्यम से लगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रॉलेट एक्ट के माध्यम से क्या लग रहा है, महात्मा गांधी को पहला आघात लग रहा है। ठीक, ब्रिटिश न्याय से उनका विश्वास हिल गया।
उन्हीं के शब्दों में अब गांधी जी कुछ कह रहे हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। न्याय की ब्रिटिश परंपरा को स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रेम ने विजित कर लिया। युद्ध काल में उन्होंने भारतीय जनता से हमेशा ये कहा कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करें। अंग्रेज़ों ने जो वायदे किए उन पर उन्होंने सरल भाव से विश्वास कर लिया, किंतु रॉलेट एक्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कॉमा दे दीजिए, हाँ ठीक है, ब्रिटिश शासन भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। दृढ़ क्या है? प्रतिज्ञ है। ठीक, इसको फिर से देख लेते हैं अगर आपको अस्पष्ट हो, क्योंकि ये आपको नॉर्मल शब्द नहीं, गांधी जी के शब्द है। फिर से देखते हैं। न्याय की ब्रिटिश परंपरा को स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रेम ने विजित कर लिया। युद्ध काल में उन्होंने भारतीय जनता से हमेशा ये कहा कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करें। अंग्रेज़ों ने जो वायदे किए उन पर उन्होंने सरल भाव से विश्वास कर लिया, किंतु रॉलेट एक्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पे, ये आपका संदेह है, मात्र संदेह आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सकती थी। अंग्रेज आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते थे। रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 2 विधेयक तैयार किए, जिसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। इसे भारतीयों ने काला कानून कहा। इस एक्ट के द्वारा अपील, वकील व दलील की नीति को समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इसे काले कानून को समाप्त करने की अपील की और उन्हें यदि वापस नहीं लिया गया तो सत्याग्रह करने की बात कही। 30 मार्च 1919 को सारे देश में हड़ताल रखी गई। गांधी जी पर कई स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु उन्होंने इसकी कोई चिंता किए बिना जनता से अपील की कि वे सत्य व अहिंसा का साथ न छोड़े। महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया। तो यही क्वेश्चन आपके थे, क्या थे? रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, देखिए मतलब क्या है, हमें किसी भी हिसाब से कोऑपरेट नहीं करने, सहयोग नहीं करने। ठीक, महात्मा गांधी अंग्रेजों के अत्याचारों से सहयोग से असहयोगी बन गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, गांधी जी पहले सहयोग कर रहे थे। क्यों सहयोग कर रहे थे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने वायदा किया था कि हम ऐसा करेंगे, यानी आप हमें शुरुआत में सहायता करें, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देंगे, यानी हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और फिर खिलाफत आंदोलन से ब्रिटिश सरकार से महात्मा गांधी का भरोसा उठ गया। यानी इन सब से गांधी जी का जो भी विश्वास था अंग्रेजों पे, सारा समाप्त हो गया। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्य पर विचार विमर्श करने हेतु कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश किया, जो दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृत हो गया। असहयोग आंदोलन की प्रकृति, महात्मा गांधी का ये प्रथम जन आंदोलन था। ठीक, आगे गांधी जी ने जन जन के नेता बन गए। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम निम्नांकित था। यानी कहने का मतलब ये हुआ, शुरुआत में इसके कैसे कैसे आगे बढ़। अब देखिए इसके कार्यक्रम क्या क्या है, किसका? असहयोग आंदोलन का। पहला, सरकार से प्राप्त उपाधियां, वैतनिक या अवैतनिक पदों को त्यागना। दूसरा, सरकारी स्कूलों या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों का बहिष्कार। तीसरा, 1919 ईस्वी के सुधार एक्ट के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना। सरकार के सभी न्यायालयों का बहिष्कार करना। विदेशी माल का बहिष्कार करना। छठा, सभी सरकारी या अर्ध सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना। ठीक है, मेसोपोटामिया में सैनिक क्लर्क या मजदूर के रूप में काम करने से इनकार करना, यानी बाहर नहीं जाना। मद्यपान का निषेध करना। 9वां, सरकार के करों को न देना। 10वां,
सैनिक कर्मचारियों द्वारा विदेशियों में नौकरी करने से इनकार करना। इस आंदोलन में रचनात्मक पक्ष पर भी ध्यान दिया गया, यानी कुछ और भी चीज़ हुए, देख लेते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या निकल के आए। इस आंदोलन के परिणाम अत्यंत दुर्गामी सिद्ध हुए। पहला, ये एक जन आंदोलन था। इसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति ने भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन विशेष रूप से खादी चरखे से आत्मविश्वास की भावना का विकास हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब बाबू इसमें स्वदेशी पे बल दिया गया तो लोगों में बाबू आत्मविश्वास की भावना का डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा, इस आंदोलन में सभी पक्षों पर, जिसमें शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक, सभी पर समान जोर दिया गया। यानी सब जितने भी अलग अलग जो विशेष थे सब पे बाबू एक जैसा बल दिया जा रहा है। अगला, ब्रिटिश सरकार का भय अब जनता के मन से निकल गया। यानी जो अब भारतीय जो डर रहे थे, अब कहीं ना कहीं भारतीय डर निकल रहा था। पांचवा, पहली बार महिलाओं ने जोरदार ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यानी महिलाएं पहली बार क्या कर रही है, भाग ले रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस आंदोलन का महत्व व परिणाम जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में इस प्रकार है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता तथा शक्ति संचय का पाठ पढ़ाया। सरकार भारतीयों के ऐच्छिक अथवा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है, और ये सहयोग नहीं दिया गया तो सरकार का संपूर्ण ढांचा कम से कम सिद्धांत लड़खड़ा जाएगा। सरकार पर दबाव डालने का यही प्रभावशाली ढंग है। यही कारण था कि असहयोग का कार्यक्रम और गांधी जी की असाधारण प्रतिभा ने देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उसमें आशा का संचार किया। तो यही है, आपके बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें आपके कई क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो हमने इसको डाल दिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला क्या, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। एवलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र की एक निम्न जाति में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही वह एक प्रतिभाशाली छात्र रहे थे। 1923 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। निम्न जातियों को संगठित करने तथा उनमें राजनीतिक जागृति लाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है। 1924 में ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए कार्य करना था। उन्होंने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने की नीति अपनाई, जिससे निम्न जातियां अपने परिसंघ बनाया। वह हिंदू जाति की रूढ़िवादिता से निराश हो गए थे और उन्हें अछूतों के उद्धार के लिए कार्य किया। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया तथा अछूतों को समान अधिकार तथा संरक्षण देने की नीति आरंभ की। अछूतों के उद्धार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनेक कार्य किए। डॉक्टर अम्बेडकर न केवल प्रबल देशभक्त थे, बल्कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में भी प्रबल समर्थक थे। अम्बेडकर अपूर्व वैधानिक के धनी थे तथा नेहरू और पटेल आदि कांग्रेसी नेताओं ने उनकी इस प्रतिभा को समझकर उन्हें संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद सौंपा था। उनके नेतृत्व में देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जो शांतिकर और संकट काल दोनों ही परिस्थितियों में देश की एकता को बनाए रखने में समर्थ है। अम्बेडकर ने भारतीय समाज की समस्त स्थिति को भली भांति समझा था। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्ण शक्ति के रूप में प्रतिपादित कर भारत में लोकतंत्र की सार्थक व्याख्या एवं परिकल्पना प्रस्तुत की। संविधान की प्रस्तावना और अन्य भागों में सामाजिक आर्थिक न्याय का जो संकल्प व्यक्त किया गया, उसमें अम्बेडकर के प्रयत्नों का महान योगदान है। तो बाबू हम कह सकते हैं यही आपके 5 क्वेश्चन थे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से लिख लीजिएगा, कम से कम इसको 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को लिखिएगा। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आपको कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन का चयन करेंगे नहीं जो आपके भी फालतू समय का खर्च करें और हमारे भी फालतू समय का खर्च करें, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया गया है, विशेष रूप से आपकी इंटर परीक्षा के लिए आप सभी के लिए रामबाण साबित हो रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। सुप्रभात। फिर आप सबके सामने नए वीडियो को लेकर उपस्थित होते हैं। थैंक यू।